वेलकम बैक टू सॉल्व बाय स्वाति। माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने से पहले हमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ये जानना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें कि माइक्रोब्स को स्टडी किया जाता है। माइक्रोब्स के हैबिटेट, माइक्रोब्स के फूड न्यूट्रिशंस, उनके बेनिफिट्स, उनके इकोलॉजिकल रोल सभी को माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है और हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो बहुत छोटे हैं जिनका साइज़ माइक्रोमीटर या फिर नैनोमीटर में होता है उनको हम यहाँ पर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स के अंदर यहाँ पर प्रोकैरियोट्स भी इंक्लूड होते हैं एंड यूकैरियोट्स भी इंक्लूड होते हैं। माइक्रोब्स में अगर हम लेवल देखें ऑर्गेनाइजेशन का तो वो यहाँ पर यूनिसेलुलर मतलब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होगा। ये ए सेलुलर हो सकते हैं जैसे कि वायरसेस के पास अपना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल और केवल यहाँ पर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स की बनी हुई होती है। तो केवल और केवल इनके पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स ही होता है जिससे इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ होता है। अगर हम यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनके पास सिंगल सेल है, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। एक ही सेल है जो इनके लाइफ के सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है। ये जो सिंगल सेल है यूनिसेलुलर बायोलॉजी के अंदर लिविंग जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास सिंगल सेल से इनकी बॉडी बनी हुई है और लाइफ के सारे प्रोसेस हो गए, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिवीजन, रिप्रोडक्शन। उसके अलावा यहाँ पर जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो ये सिंगल सेल सारे परफॉर्म करती हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है आइदर वो सिंगल सेल से मिलकर बना हो सकता है या फिर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम जो देखते हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटोजोवंस एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद ऑलरेडी हम पहले जो हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं एनिमल किंगडम से वहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो माइक्रोब्स के अंदर यहाँ पर प्रोटोजोन्स इंक्लूड होते हैं। बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया यहाँ पर माइक्रोब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा कुछ फंगस जो है, फंजाई जो होती है वो कुछ मल्टीसेलुलर होती है लेकिन कुछ यूनिसेलुलर जो फंजाई होती हैं वो यहाँ पर माइक्रोब्स होती हैं। उसके अलावा कुछ एल्गी होती है जो फोटोसिंथेटिक एल्गी वगैरह होती हैं माइक्रोबियल इन नेचर, वो यहाँ पर माइक्रोब्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि यहाँ पर माइक्रोब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं और कुछ अदर यहाँ पर कुछ ऐसे फाइलम होते हैं जो कि ओशियन वगैरह में पाए जाते हैं जिनका जो बॉडी छोटा है वो बहुत छोटा है। और इसी तरह यहाँ पर कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं और उन्हीं सभी को यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, जितने भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं उनको यहाँ पर अगर ब्रॉड वे में डिवाइड किया जाए तो आइदर वो वेजिटेलिया होंगे या फिर वो एनिमलिया होंगे या फिर वो मोनेरा किंगडम के अंदर आएंगे। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने यहाँ पर 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ब्रॉडली यहाँ पर किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है। तो ब्रॉडली यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कितने 5 किंगडम्स हैं। अगर हम 5 किंगडम्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा किंगडम आता है वो यहाँ पर आता है मोनेरा, जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं जिनका कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स होता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, दूसरा यहाँ पर सेल वॉल होती है। उसके अलावा यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है फिर यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती हैं और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पर जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन होती है वैसे ही मेम्ब्रेन फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स होते हैं।
प्रोटीन ये अपना सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल इनके पास होता है अपना डीएनए। उसके अलावा जैसे हम यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स के अंदर यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, लाइसोसोम देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। वो ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। मतलब ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, जिनका बॉडी जो है, जिनका जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो ये सब यहाँ मोनेरा के अंदर रखे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक किंगडम होता है प्रोटिस्टा, जिसके अंदर ऐसे यूनिसेल्युलर सिंगल सेल यूकेरियोट्स को रखा गया है। मतलब जितने भी यूकेरियोट्स के किंगडम हैं, यूकेरियोट्स के किंगडम क्या है, फंजाई हैं, प्लांटी है, एनिमेलिया हैं, उनमें जो यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स होते हैं उन्हें यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा जाता है। उसके अलावा वेजिटेलिया, वेजिटेलिया जो है यहाँ पर इसके अंदर प्लांटी, एल्गी एंड फंजाई, जिसको हम यहाँ पर वेजिटेशंस भी कहते हैं। इकोलॉजी की लैंग्वेज में यहाँ पर प्लांट लाइक प्लांट कैरेक्टर शोइंग जो स्पीशीज होती है उन्हें वेजिटेशन कहा जाता है। तो प्लांट के अंदर प्लांट एक किंगडम बन गया। उसके अलावा एल्गी एंड फंजाई। फिर है प्रोटिस्टा के अंदर ही यहाँ पे प्रोटोजोन्स को रखा गया है जो एनिमल लाइक फीचर शो करते हैं। एनिमल लाइक फीचर्स में यहाँ पे सबसे पहले तो होती हैं सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। बाकी जो अगर हम प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक इनका जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल की अगर हम बात करें तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। दूसरा, सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। एनिमल अपना खुद खाना नहीं बना सकते हैं, इन्हें फूड चेन या फूड वेब पर इकोलॉजिकली ये फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं और अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी हेटरोट्रोपिक प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। तो ओवरऑल हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में मेनली हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात करेंगे कि बैक्टीरिया के किस टाइप का इनका हैबिटेट, न्यूट्रिशंस वगैरह होता है। वायरसेस को हम यहाँ पर थोड़ा अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि वायरसेस की जो सिस्टम है वो पूरा अलग है। उसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होती हैं जो एज अ डिकम्पोजर, एज अ हेटरोट्रोपिक, एज अ न्यूट्रिशन को प्राप्त करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही हमारे माइंड में एक बात आती है माइक्रोब्स, तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि माइक्रोब्स मतलब कि डिजीज कॉजिंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जंतु जो कि बीमारी कॉज करते हैं। चाहे हम यहाँ जर्म्स की बात करें या फिर पैथोजेंस की बात करें जो हमें बीमारी करते हैं, तो सीधा माइंड में फर्स्ट जो हमारे पिक्चर आती है वो यहाँ पे किसकी आती है, माइक्रोब्स की आती है। माइक्रोब्स, इससे पहले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो यहाँ हमारे लिए या फिर इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल और यूजफुल दोनों ही तरीके से काम करते हैं। हार्मफुल वो कब होते हैं, जब वो किसी ऑर्गेनिजम्स की डेथ कॉज करें या फिर उसके नॉर्मल फंक्शंस या उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करें, तब जाके वो यहाँ पर डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन जो माइक्रोब्स किसी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को हेल्प कर रहे हैं, उसे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजफुल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो माइक्रोब्स जो हैं वो, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये एक नियम है। पैजों उंगलियां बराबर नहीं होती। वैसे ही माइक्रोब्स जो हैं यहाँ पर अच्छे भी होते हैं। जो कुछ बैक्टीरिया, कुछ स्पीशीज बैक्टीरिया की ऐसी होती हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए फैटल होती हैं, हमें डेथ तक कर देती है। तो यहाँ पर जो हम पहले क्लियर समझ लेते हैं कि जर्म्स और जो पैथोजेंस हैं, वो यहाँ पर जो रॉबर्ट कोच थे, साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच, इनका जो माइक्रोबायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में काम किया है और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है माइक्रोब्स की वो यहाँ पर इन्होंने बहुत पहले समझाई है। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स डिफाइन करे। पोस्टुलेट्स मतलब इन्होंने कहा कि किसी किसी ऑर्गेनिजम्स को या किसी माइक्रोब को कब पैथोजेनिक कहा जाए या कब उसे जर्म, पैथोजेनिक मतलब यहाँ पर डिजीज कोज करता हो, कब उसे ये कहा जाए कि भाई ये पैथोजेनिक है। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए। अगर वो चारों कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज कर रहा हो, अगर वो इन चारों पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रहा हो, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स क्या है यहाँ पर, पैथोजेनिक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स को डिफाइन किया। पहला इन्होंने बताया
कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कब पैथोजेनिक होगा, जब वो हर केस में डिजीज कॉज कर रहा होगा। मान लो ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया ने किसी यहाँ पर ह्यूमन को डिजीज कॉज करी। इस इंसान के अंदर देखा गया कि किसी माइक्रोब्स ने, किसी बैक्टीरिया ने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर डिजीज कॉज कर दी। अब ये जो बैक्टीरिया है, अगर ये बैक्टीरिया यहाँ पर किसी और ह्यूमन को अगर इन्फेक्ट करता है, किसी और ह्यूमन की बॉडी में अगर जाता है, तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए, डिजीज होनी चाहिए, तभी ये पैथोजन कहलाएगा। राइट, एक पोस्टुलेट तो इनका ये हो गया कि जो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, अगर ये बैक्टीरिया किसी अदर स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है, तो वो यहाँ पर उसी स्पीशीज के हर मेंबर को यहाँ पे अफेक्ट करता हुआ या उनके अंदर डिजीज दिखनी चाहिए, तो इसे पैथोजेनिक कहा जाए। दूसरा इनका जो पोस्टुलेट था, वो इन्होंने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, मान लो ये ऑर्गेनिजम्स है, मान लो ये ऑर्गेनिजम्स है और इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से इस पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद इस पेशेंट से, इस ऑर्गेनिज्म से, यहाँ से बैक्टीरिया को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया। इस ऑर्गेनिजम्स को इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट किया गया, और अगर यहाँ पर इस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर भी फिर ये यहाँ पर डिजीज कोज करता हुआ दिखे, तो इसे पैथोजेनिक कहा जाए। राइट। तीसरा जो इनका पोस्टुलेट था, वो ये था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, यहाँ से जो हमने इसे आइसोलेट किया, अगर हम इसका क्या कर पाए, यहाँ पर प्योर कल्चर कर पाए, और अगर इस बैक्टीरिया को हमने यहाँ पर आइसोलेट किया और अगर हम इसका प्योर कल्चर कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये पैथोजेनिक होगा। और इस प्योर कल्चर से अगर हम किसी बैक्टीरिया से फिर किसी इंसान को इफेक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर डिजीज देखने को मिलती है, तो इसे पैथोजेनिक कहा जाए। चौथा जो इनका पोस्टुलेट था, वो ये था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें यहाँ पर हम कल्टीवेट कर पाए, और एक्सपेरिमेंटली हम यहाँ पे उन्हें क्या कर पाए, कल्टीवेट कर पाए। यहाँ से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने बीमारी करी है, उसे निकाला जाए, आइसोलेट किया जाए, उसे कल्टीवेट किया जाए, और फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली हम यहाँ पर किसी और एनिमल्स के अंदर, अगर उस एनिमल से यहाँ पर डिजीज हो पाती है, तो इसे पैथोजेनिक कहा जाए। तो ये जो चारों पोस्टुलेट्स हैं, यहाँ पर रॉबर्ट कोच द्वारा दिए गए थे, और ये चारों पोस्टुलेट्स कंफर्म करते हैं कि यस, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेनिक कहा जाए, मतलब ये डिजीज कॉज कर रहा है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन चारों पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये पैथोजेनिक नहीं है, डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये किसी ऑर्गेनिजम्स की डेथ कॉज कर रहा हो, और फिर डेथ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म से अगर इसे आइसोलेट करा के हेल्दी इंडिविजुअल में डाला जाए, तो फिर वहाँ पे वो डिजीज कॉज कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो कोई बैक्टीरिया वगैरह है, जो माइक्रोब्स हैं, वो यहाँ पर पैथोजेनिक है। अब माइक्रोबायोलॉजी को अगर हम देखें, तो माइक्रोबायोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है। सिंपल सा जो माइक्रोबायोलॉजी है, वो ऐसा, मतलब जैसे हम देखते हैं कि छोटी मोटी ब्रांच नहीं है, माइक्रोब्स की अपनी एक अलग दुनिया है। वो मतलब एक हम जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स बड़ी साइज के देखते हैं, उससे कहीं करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा माइक्रोब्स हैं। तो माइक्रोब्स का, माइक्रोबायोलॉजी को क्यों स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि क्लिनिकली इनका रेलिवेंस है। क्लिनिकली रेलेवेंस का मतलब है कि यहाँ पर क्लिनिकल मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कोई डिजीज हो जाती है, या उसे ट्रीट करना हो, पेशेंट को ठीक करना हो, या फिर हेल्थ को अगर हमें सही रखना हो, तो फिर हमें माइक्रोब्स की स्टडी यहाँ पर करनी पड़ती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिखा गया है कि ह्यूमन जो आई है, हमारी जो आंखें हैं नॉर्मल, वो हम 10 नैनोमीटर साइज की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ से लेकर हम यहाँ पर नियरली 100 माइक्रोमीटर तक की चीज़ें हमारी वन, मतलब हमारी आंखें नॉर्मली देख सकती है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट किसी स्पेसिफिक जूमिंग ऑब्जेक्ट के, हम यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं, हमारी आंखें इन चीज़ों को देख सकती है। जैसे टेपवर्म, ये काफ़ी बड़े होते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं। ये जो टैपवर्म है, ये यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइनल, ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं। तो इनकी साइज काफ़ी बड़ी है, हम इन्हें नॉर्मली हमारी आंखों से देख सकते हैं। ये है फ्लूक,
जो क्या होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम का मेंबर है। फ्लूक जो भी पैरासाइट्स होता है, इसकी साइज भी काफ़ी बड़ी है, हम इसे देख सकते हैं। अब ये जो फंजाई है, फंजाई जो हमारी चपाटी होती हैं ब्रेड वगैरह पे ये ग्रो करती हैं, तो इनका साइज भी बड़ा होता है, हम इन्हें देख सकते हैं। यीस्ट, एल्गी, इन्हें हम कुछ हद तक देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे साइज अगर छोटा होता जाए, फंजाई कुछ प्रोटोजोन्स को हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत छोटे एल्गी की बात करें, यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, आरबीसी की बात करें, रिकेटेशिया बैक्टीरिया की बात करें, तो अब यहाँ पर हम इन्हें अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। अब हमें स्पेसिफिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब इनका साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता है, हम नॉर्मली लाइट माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं, मतलब कुछ हद तक इन्हें जूम करके देखा जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर साइज जो है वो माइक्रोमीटर से जैसे ही नैनोमीटर में पहुँचती है, अब यहाँ पर इस नैनोमीटर रेंज को भी लाइट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता। उसके लिए फिर हमें और एडवांस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जो हमें इस नैनोमीटर साइज़ के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करें। जैसे कि यहाँ पर वायरसेस होते हैं जिनका साइज़ नैनोमीटर के अंदर होता है, मतलब कि बहुत छोटा। जितने भी वायरसेस होते हैं उन्हें हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ेगा। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है, एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत छोटे प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स हैं, उन्हें हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ेगा। डीएनए हेलिक्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उन्हें सभी को देखने के लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए, उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, उनके बाहरी संरचना को देखने के लिए, उनके मूवमेंट को देखने के लिए, उनके इंटरनल सिस्टम को देखने के लिए यहाँ पर लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जो भी बहुत छोटे साइज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी जैसे हमें फूड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, हमारी बॉडी का एक अपना टेम्परेचर होता है, हमें O2 ऑक्सीजन, CO2 ये सारी गैसेस चाहिए होती हैं, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग pH पे काम करते हैं, हमें साल्ट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे ही माइक्रोब्स को भी अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर फिजिकल चीज़ों की रिक्वायरमेंट में देखें तो उन्हें यहाँ पर एक टेम्परेचर चाहिए। अब जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, चाहे हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात करें, तो अलग अलग बैक्टीरिया की स्पीशीज़ यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पर सर्वाइव करती हैं। कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ होती हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करती हैं। उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे होता है कि जिनका ग्रोथ यहाँ पर मैक्सिमम देखा जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है नॉर्मल ग्रोथ कर्व, और किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये अपनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद आता है और सबसे ज़्यादा डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ऑप्टिमल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बात करें, तो ऐसे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिनको बहुत ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, वो साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं। और जिनको नियरली 25 डिग्री के आसपास ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, वो यहाँ पर साइक्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। जिनको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, जो वार्म टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, उनका अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, तो वो यहाँ बैक्टीरियल स्पीशीज मीसोफाइल्स कहलाती हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑब्वियसली हमारे जो गट में या हमारे इंटेस्टाइन में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ पर मीसोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम बात करें हॉट टेम्परेचर, हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 होता है। तो जो हमारे जितना भी माइक्रोब्स, गट माइक्रोबायम हुआ, स्किन माइक्रोबायम हुआ, और जितने भी हमारी बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं वो यहाँ पर मीजोफाइल्स होते हैं। अगर हम बात करें हॉट टेम्परेचर, कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज या कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिन्हें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहने की आदत होती है, जो मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं, जो 60 डिग्री में भी खुश रहते हैं, 95 तक भी खुश रहते हैं। तो 60 डिग्री टेम्परेचर में जो रहना पसंद करते हैं उन्हें जनरली थर्मोफाइल्स कहते हैं, मतलब वो टेम्परेचर लविंग है। 95 में जो रहना पसंद करते हैं वो यहाँ पर हाइपोथर्मोफाइल्स कहलाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहते हैं वो यहाँ पर क्या कहलाते हैं, आर्की बैक्टीरिया। क्योंकि आर्की बैक्टीरिया का ही नाम है कि ये जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और ये हमेशा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, बहुत हाई हम कह सकते हैं कि पीएच वगैरह, तो यहाँ पर रहना पसंद करते हैं।
फिर ग्रोथ के लिए इन माइक्रोब्स को यहाँ पर कुछ गैसेस भी चाहिए, पीएच, ऑस्मोटिक कंडीशन से वो भी यहाँ पे चाहिए। अब कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो केवल और केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो ऐसे जो माइक्रोब्स है वो यहाँ ऑब्लिगेट माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स कहलाएंगे। जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कम भी हो उसे बर्दाश्त कर लेते हैं तो यहाँ पर माइक्रो एरोफाइल्स कहलाएंगे। और जो माइक्रोब्स ऑक्सीजन हो या ना हो दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं वो यहाँ पर फैकल्टेटिव एरोब्स कहलाएंगे। अब ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन पसंद ही नहीं है, जिन्हें यहाँ पर ऑक्सीजन हम कह सकते हैं कि कम पसंद है। कम पसंद मतलब अगर थोड़ा ऑक्सीजन हुआ तो वो टॉलरेट कर लेंगे, अदरवाइज उन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद भी नहीं है। किसी इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन है तो वो बिल्कुल मना कर देंगे कि हम यहाँ ग्रो नहीं करेंगे, हमें चाहिए ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। थोड़ा कुछ हुआ तो हम टॉलरेट कर लेंगे। ऐसे थोड़ा कुछ ऑक्सीजन को अगर टॉलरेट करने वाले एनएरोबिक माइक्रोब्स है तो वो यहाँ पे एरोटेल्ड्रोन कहलाएंगे। और बिल्कुल बैक्टीरिया कुछ माइक्रोब्स ने कसम खाई हुई है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, हम ऑक्सीजन की शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेंगे। ऐसे माइक्रोब्स यहाँ पे होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब कंप्लीट एनारोबिक। हम बिल्कुल, ऑब्लिगेट का मतलब है कि हम बिल्कुल डिटरमाइंड हैं, हम बिल्कुल कसम खाए हुए हैं कि ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए। अब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात करें, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में क्या चीज़ें आती है यहाँ पे, चाहे वो सॉल्ट्स आ गए, चाहे वो मिनरल्स आ गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए होती हैं। तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो यहाँ पर कम मतलब सोडियम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, सोडियम मतलब होगा किसी मीडियम में वो अगर रह रहे हैं और सोडियम अगर है तो वो उसे टॉलरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हेलो टॉलरेंट, हेलो का मतलब ही होता है यहाँ पर सॉल्ट्स कंसंट्रेशन, सॉल्यूट्स। और अगर वो सोडियम क्लोराइड वगैरह को, जो आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, उन्हें अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे नॉन हेलोफाइल्स कहलाएंगे। और कुछ माइक्रोब्स हैं जिन्हें सोडियम क्लोराइड चाहिए, जिन्हें अपनी ग्रोथ के लिए सोडियम क्लोराइड चाहिए, वो 15% तक सोडियम कंसंट्रेशन को फेस कर पाते हैं, उसमें रह पाते हैं, तो वो हेलोफाइल्स हो जाएंगे। और जो 15 से 30% से ज़्यादा भी कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड वगैरह की, सॉल्ट्स मिनरल की कंसंट्रेशन को फेस करके रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो यहाँ पे एक्सट्रीम हेलोफाइल कहलाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जैसे कि ये एक्सट्रीम जो हेलोफाइल्स हैं, ये एक्सट्रीम जो हेलोफाइल्स हैं, उसके अलावा कुछ जो हमारे अदर हाई टेम्परेचर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से, वो यहाँ पे नॉर्मली यू बैक्टीरिया इन हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जो सर्वाइव कर पाते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया मतलब एक्सट्रीम चीज़ों को फेस करने के लिए ही वो अपने आप में इवॉल्व हुए हैं, और जब से अर्थ बनी है तब से आज तक वो हमारे साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पर अर्थ पर बने हुए हैं। मतलब बिल्कुल ये हर तरह से कैसे रेडी हैं कि हम किसी भी तरीके से, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, हाई सोल्ट हो, हम यहाँ पर हर तरीके से कंडीशन को टॉलरेट करके रह लेंगे। अब अगर यहाँ पर सिंपल सा थोड़ा सा मैं बताऊं कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स में अगर हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और कोई भी ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं है जो बहुत ज़्यादा एटीपी बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यूकेरियोट्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिज्म में जो रिड्यूसिंग पावर्स बनती हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो को मेंटेन करके, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एटीपी को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो केवल और केवल यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं जो कि नॉर्मली विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर चल सकती हैं। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे जैसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना हो तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो गई। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं मेनली बैक्टीरिया वगैरह, वो अपनी एनर्जी, बॉडी की सप्लाई की जो उन्हें लगातार जो एनर्जी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, वो एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पर डिपेंड है।
क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनके बॉडी में नहीं चलती हैं कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को बना पाए। एक तो उनका बॉडी बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। तो जितनी उन्हें ज़रूरत होती है वो एनर्जी सप्लाई उन्हें कहाँ से मिल जाता है, ग्लाइकोलाइसिस से मिल जाता है। अब यूकेरियोट्स जो हैं, यूकेरियोट्स का एक तो बॉडी साइज यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, उसके अलावा इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। एनर्जी जो उनका लाइफ है, लाइफ हिस्ट्री की जो प्रोसेसेस होती हैं उसे मेंटेन करने के लिए लगातार बहुत ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई ज़रूरत होती है। वो सप्लाई इन्हें यहाँ कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर ये जो प्रोसेस यहाँ पे चल रही है वो है यहाँ पर क्या, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये अपना जो इनिशियल सप्लाई है वो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से मेंटेन करके रखते हैं। अब जो बैक्टीरिया वगैरह हैं अगर वो फर्मेंटेशन करते हैं, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं हो रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन करते हैं तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है। अब जो पायरुवेट है वो अलग अलग बैक्टीरियल स्पीशीज में, अलग अलग माइक्रोब्स में, अलग अलग फेट में जाता है, मतलब अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट यहाँ पर अगर हम लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें, लैक्टोबैसिलस वही बैक्टीरिया है जो कहाँ प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्लूकोज से बनने वाला जो पायरुवेट है उसे कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जिसे कि हम डेयरी प्रोडक्ट वगैरह में कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं। दूसरे जो सेक्रोमाइसिस हैं, यीस्ट हैं, यूनिसेलुलर जो फंजाई हैं, वो यहाँ पर पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल के अंदर। और ये प्रोडक्ट इसलिए कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। पायरुवेट को यहाँ पर सेक्रोमाइसिस यीस्ट जो है वो इथेनॉल में ब्रेक करके NCO2 को रिलीज करता है। और इसकी हेल्प से हम क्या बना पाते हैं, इंडस्ट्री में अल्कोहल बिवरेजेस जो ड्रिंक्स होती हैं उन्हें यहाँ पर फॉर्म कर पाते हैं। तो ये भी हमारे लिए माइक्रोब्स यूजफुल है। अब ऐसे माइक्रोब्स जो जैसे कि एस्चेरिया कोलाई वगैरह हो गए, ये यहाँ पर एसिड एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसे कि हम सिंपल में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं प्लस CO2 बनाते हैं। तो ये भी इंडस्ट्रियल लेवल पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, इनका बहुत सारा यूज़ फूड वगैरह में भी होता है। अब एंटेरोबैक्टर जो है, हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर स्टीरियल स्पीशीज़ एंड एंटरोबैक्टर स्पीशीज़, ये दोनों ही एंटेरिक बैक्टीरियल स्पीशीज़ होती हैं जो गट माइक्रोब्स बायोम का हिस्सा है। ये एंटरोबैक्टर पायरुवेट को तोड़कर न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, न्यूट्रल पीएच में रहते हैं और CO2 गैस जैसी प्रोडक्ट बनाते हैं। ये भी हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि न्यूट्रल एसिड्स का उपयोग इंडस्ट्री लेवल में काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो प्रोपियोनिक बैक्टीरिया होते हैं, ये प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड्स वगैरह बनाते हैं जिनका उपयोग चीज़ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये भी यूजफुल बैक्टीरिया हैं। एंड जो क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज होती हैं वो यहाँ पर पायरुवेट को कन्वर्ट करती हैं ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटानॉल, एसीटोन, NCO2, जिनका इस्तेमाल यहाँ पर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के फॉर्म में किया जाता है। तो हम नॉर्मली क्या देख रहे थे कि जो माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पर, हमने पिछले बात करी कि वो जर्म्स डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पर यूजफुल प्रोडक्ट्स भी फॉर्म करते हैं जिनका उपयोग यहाँ पर इंडस्ट्री में कहीं ज़्यादा है। और हमारी डेली लाइफ में हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, चाहे वो मिल्क के फॉर्म में हो, चीज़ के फॉर्म में हो, कर्ड के फॉर्म में हो, इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पर इन माइक्रोब्स की हेल्प से अलग प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो कहीं जो मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उपयोग बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली ये हमारे लिए यूज़फुल है। अगर हम यहाँ पे देखें जो एंटेरिक बैक्टीरिया हैं, चाहे वो इस्टीरिया कोलाई हो चाहे वो एंटेरोबैक्टर हो, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर इस्टीरिया की भी कई सारी स्पीशीज़ होती है जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, लेकिन कई स्ट्रेन ऐसी होती है जो हमें बीमार भी कर देती है। तो जो इस्टीरिया कोलाई जो है, इनके जो एसिडिक एंड प्रोडक्ट्स हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर अ, अगर इनका जो टेस्ट लगाया जाए, अगर मिथाइल रेड टेस्ट किया जाता है एसिडिक प्रोडक्ट का, तो जो इकोलाई स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर रेड कलर फॉर्म करती हैं। और अगर वेगस प्रोस्क्यूअर टेस्ट लगाया जाए तो वो यहाँ पर इकोलाई जो है वो ब्लैक कलर फॉर्म करती है। तो इससे हम इन दोनों टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि जो कौन सी बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं। जो एंटेरोबैक्टर होते हैं वो एंटेरोबैक्टर अगर मिथाइल रेड टेस्ट लगाया जाए तो
इनकी जो एरोजिनस स्पीशीज होती हैं वो यहाँ पर ऑरेंज कलर फॉर्म करती हैं, वहीं जो वेगस पोरस्का टेस्ट हैं वो यहाँ पर मैरून रेड कलर फॉर्म करती हैं। तो इन कलर के आधार पर इन टेस्ट से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी बैक्टीरियल स्पीशीज़ है। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी में इन टेस्ट का जो ऐसे लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, मान लो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा सैंपल्स आपको दिए गए हैं और पता किया लगाया गया लगाना हो आपको कि कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर है, तो हम कैसे पता करेंगे? बहुत सारी बैक्टीरिया उसके अंदर होंगे, बहुत सारी स्पीशीज़ उसके अंदर होंगे, लेकिन हम उसमें से पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के केमिकल टेस्ट लगाए जाते हैं। उन केमिकल टेस्ट में कलर रिएजेंट्स होते हैं जो उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के प्रोडक्ट या फिर उसके स्ट्रक्चर से रिएक्ट करके कुछ अलग चीज़ फॉर्म करता है, जैसे कलर हो गया। तो उस कलर से इंडिकेट करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बैक्टीरियल स्पीशीज है। अब अगर हम जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स में अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें कि माइक्रोब्स कैसे फीड करते हैं, वो किन चीज़ों को फीड करते हैं। जैसे हम बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। एनिमल की बात करें तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हमें दूसरे प्लांट फूड पर डिपेंड रहना पड़ता है, एनिमल फूड पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए हम हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो माइक्रोब्स भी जो होते हैं, माइक्रोब्स के अंदर भी ऑटोट्रॉफी भी देखी जाती है, मतलब कुछ माइक्रोब्स अपना खाना खुद बना लेते हैं और कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। अब कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो अगर CO2 को यूज़ करते हैं एज अ कार्बन सोर्स। जैसे प्लांट जो है, प्लांट अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो, लिपिड हो, इनको बनाने के लिए कार्बन के रूप में CO2 को फिक्स करता है और उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही जो माइक्रोब्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस या फिर जब अपना खाना खुद बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, इन्हें कार्बन के रूप में CO2 चाहिए। अब अगर यहाँ पर लाइट अवेलेबल है तो लाइट का इस्तेमाल करके, लाइट को एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज़ करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर बना रहे हैं और अगर पानी का इस्तेमाल करके बना रहे हैं तो ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह किया जाता है। ये ऐसे माइक्रोब्स है जिनको पानी चाहिए, जिनको लाइट चाहिए और जिनको CO2 चाहिए। अब कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको पानी नहीं चाहिए लेकिन उन्हें लाइट ज़रूर चाहिए, उन्हें CO2 एज अ कार्बन सोर्स चाहिए। तो वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जैसे कि पर्पल सर्फल ग्रीन बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो अपना खाना तो खुद बना रहे हैं, जिन्हें लाइट तो चाहिए लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना खाना बना रहे हैं, मतलब कार्बन को फिक्स नहीं कर रहे हैं, किसी अदर, मान लो H2S को ब्रेक डाउन करके, उसे ब्रेक करके या कुछ कार्बन चीज़ों को ब्रेक करके अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सर्स, नाइट्रोसोमोनास वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कुछ माइक्रोब्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना खाना ले रहे हैं, उसे ब्रेक करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इवोल्यूशन में सबसे पहले जो माइक्रोब्स इवॉल्व हुए हैं वो यहाँ पर क्या हुए हैं, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। कीमो हेट्रोट्रॉप्स जो माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पर अर्थ पर सबसे पहले विकसित हुए, जैसे कि आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये यहाँ पर जो है ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करके अपना खाना लेते हैं। अगर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर रहे हैं तो सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, और अगर लिविंग मैटर या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर अपना खाना बनाते हैं या सर्वाइव करते हैं तो यहाँ पर ये पैरासाइट्स कहलाते हैं, जिसको ये क्या करते हैं, एज अ होस्ट ट्रीट करते हैं और होस्ट की बॉडी से ही अपना सारा न्यूट्रिशंस ले रहे होते हैं, वहीं ग्रो कर रहे होते हैं, वहीं डेवलप कर रहे होते हैं। कुछ माइक्रोब्स लाइट के प्रेजेंस में, लाइट उन्हें चाहिए, खाना खुद नहीं बनाएंगे, उन्हें लाइट चाहिए लेकिन खाना दूसरी चीज़ों को ब्रेक करके लेंगे। अगर एग्जाम्पल्स हैं इनके, ग्रीन एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में दूसरों कंपाउंड्स को ब्रेक करके अपना खाना बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर मेटाबॉलिज्म माइक्रोब्स देखा कि माइक्रोब्स
खुद भी बना पाते हैं खाना, खुद नहीं भी बना पाते हैं, दूसरों पर डिपेंड है, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। तो हर तरह की फूड डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर फूड मतलब न्यूट्रिशन के मामले में अगर देखें हम, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम हैबिटाट को देखें कि ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, तो यहाँ पर हर जगह डाइवर्सिटी मिलती है, हर तरह के हैबिटाट में रह सकते हैं। तो माइक्रोब्स जो हैं वो इवोल्यूशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा अडप्ट हैं, हर तरीके के माहौल में ये ढलना सीख गए हैं, और इसी वजह से ये आज तक अर्थ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे चैनल पर कुछ कमेंट्स मिले थे, जिसमें कि लिखा गया था कि हमें माइक्रोबायोलॉजी के वीडियोस चाहिए। उनके लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। और माइक्रोबायोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस हमें ये समझना आना चाहिए कि मेजर उसके जो क्लासिफिकेशन है, अगर वो हमें क्लियर है, माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर आसान हो जाती है समझना। तो बेसिक हमने यहाँ पे समझे। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करना है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पर बना रहे, और हम बायोलॉजी को इंटरेस्टेड वे में यहाँ पर डिलीवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोल बाय स्वाति। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।